नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। दोस्तों, हम भारतीयों की आदत है कि जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, हम उनको भूल जाते हैं। जिनकी वजह से हम आज चैन से सांस ले रहे हैं, हम उनको भूल जाते हैं और जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, हम उन पे ही फोकस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत माँ के एक ऐसे ही सपूत श्री रामेश्वर नाथ काव की। चौंक गए? कौन है ये रामेश्वर नाथ काव? मैं जानता हूँ कि आप में से 50% लोग या 70% लोग तो इनका नाम भी नहीं जानते होंगे कि आखिर हैं कौन ये और क्या करते थे, इन्होंने भारत के लिए क्या किया। तो आइए जानते हैं कौन थे रामेश्वर नाथ काव और क्या इनका योगदान रहा भारत को आगे बढ़ाने में। तो रामेश्वर नाथ काव थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पहले डायरेक्टर या जन्मदाता कहिए। इनका जन्म 10 मई 1918 को यूनियन प्रोविंस, उस समय यूनियन प्रोविंस कहा जाता था हमारे उत्तर प्रदेश को, यूनियन प्रोविंस के बनारस ज़िले में हुआ था, जो कि आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 1940 में इन्होंने भारतीय पुलिस सेवा, जिसे उस टाइम आईपी कहा जाता था, इंडियन पुलिस की परीक्षा पास की और जो इन्हें काडर मिला वो था उत्तर प्रदेश। 1948 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई भारत में, तो उन्हें उसका सहायक निदेशक मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया और इन्हें प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। अपने करियर की शुरुआत में ही उनको एक बहुत बारीक ऑपरेशन करने को मिला। क्या था ये ऑपरेशन, आइए जानते हैं। 1955 में चीन की सरकार ने एयर इंडिया का एक जहाज़ चार्टर किया या कहें किराए पे लिया। उस जहाज़ को हांगकांग से जकार्ता के लिए उड़ान भरनी थी। इस जहाज़ में चाइना के प्रधानमंत्री चू एन लाई, जो कि एक सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, जकार्ता में हो रहा था वो सम्मेलन, उसमें भाग लेने जाने वाले थे, उनको जाना था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनको अपेंडिसाइटिस का पेन उठा और उन्होंने वो दौरा अपना रद्द कर दिया। अब उनका तो दौरा रद्द हो गया, लेकिन जो बाकी अधिकारी और पत्रकार थे वो उस जहाज़ से जकार्ता के लिए हुए। लेकिन ये जहाज़ कभी जकार्ता नहीं पहुंचा। ये जहाज़ जो है इंडोनेशिया के समुद्री तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें बैठे जितने भी चीनी अधिकारी और पत्रकार थे, ज़्यादातर उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। रामेश्वर नाथ काव जी को इस दुर्घटना की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने इसकी बहुत थॉरोली जांच करी और पता लगाया कि इस दुर्घटना के पीछे ताइवान की खुफिया एजेंसी का हाथ था। पता लगाया तो जब चाइना के प्रधानमंत्री को ये पता चला तो उन्होंने उनकी तफ्तीश से खुश होकर उन्हें अपने कार्यालय बुलाया और उनको यादगार के तौर पे अपनी निजी सील गिफ्ट करी। वो सील आखिर तक उनकी टेबल की शोभा बढ़ाती है। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने CIA
और MI6 की तर्ज पर भारत में भी एक खुफिया एजेंसी बनाने की सोची और श्री काओ को इसका जिम्मा सौंपा गया और साथ ही साथ उनको इस एजेंसी का पहला डायरेक्टर बनाया गया। ये एजेंसी थी रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम आज की डेट में रॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी और रॉ की उपयोगिता को 1971 में ही प्रूव कर दिया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। काव और उनकी साथियों की देखरेख में, जो भी उनके सपोर्टिंग स्टाफ थे, उनकी देखरेख में उन्होंने बांग्लादेश से मुक्ति वाहिनी के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को भारत बुला के प्रशिक्षण दिया और यहाँ तक उनको ये भी पता था कि पाकिस्तान भारत पे कब हमला करने वाला है। इतनी सटीक जानकारी थी उनके पास। उनका एक सोर्स जो कि जनरल याहिया खान के ऑफिस में ही मौजूद था, उसने वायरलेस से खबर दी कि फला फला दिन को अटैक होगा इंडिया पे, आप तैयार रहें। काव साहब ने वायुसेना प्रमुख से जो है बात करी और वायुसेना को हाई अलर्ट पे रखा। यहाँ पे एक टेक्निकल एरर हुआ छोटा सा, कि जो वायरलेस पे मैसेज आया था उसको डिकोड करने में एक गलती हुई और तारीख जो उसने बताई थी वो 3 दिसंबर, वो कहीं से 1 दिसंबर नोट हो गई। 2 दिन तक वायुसेना हाई अलर्ट पे रही, एयरफोर्स हमारी हाई अलर्ट पे रही। तो जो वायुसेना के प्रमुख थे हमारे, उन्होंने काव साहब से बात करी और बोला, भाई ज़्यादा दिन तक हम वायुसेना को अलर्ट पे नहीं रख सकते, हाई अलर्ट पे, बताइए क्या करना। 2 दिन तो हो गए, अभी तक हमला नहीं हुआ। तो काव साहब ने उनसे कहा, बस 1 दिन और दीजिए मुझे, 1 दिन में हम आपको डिसीजन बता देंगे करना क्या है। फिर आया 3 दिसंबर का दिन, पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना एकदम प्रिपेयर्ड बैठी थी और उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम का भारत में विलय जो हुआ, उसके पीछे भी काव साहब की ही मेहनत, रणनीति और उन्हीं का वो था, उन्हीं की भूमिका थी कि सिक्किम आज हमारे भारत का अभिन्न अंग है। इस मिशन को जब काव साहब ने लिया तो इस मिशन में सिर्फ उन्होंने 4 ऑफिसर्स रखे अपने साथ। अब उन 4 ऑफिसर्स के अलावा इस मिशन की जानकारी किसी को भी नहीं थी। इवन इनके बाद नंबर 2 पे आने वाले शंकरन नायर को भी इस मिशन की जानकारी नहीं थी। इनके सहयोगी रहे, मित्र रहे RK यादव बताते हैं कि सिक्किम योजना जो थी, तो थी ज़रूर काव साहब की, लेकिन तब तक इस क्षेत्र जो सिक्किम एरिया था उसमें इंदिरा गांधी का एक दबदबा बन चुका था। बांग्लादेश की लड़ाई के बाद उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, जो हमारे आसपास के जितने भी मसले हैं वो मैं सुलझाऊंगी या सुलझा सकती हूँ, उसका जिम्मा उनका है। सिक्किम समस्या की शुरुआत कब हुई? शुरुआत इसकी तब हुई जब सिक्किम के राजा नाग्याल ने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली। जब अमेरिका महिला से शादी कर ली तो CIA का दखल जो था थोड़ा बहुत सिक्किम में बढ़ गया था। RK यादव ने आगे बताया कि काव साहब ने इंदिरा गांधी जी को सुझाव दिया कि सिक्किम का भारत में माइग्रेशन करा दीजिए, विलय करा दीजिए।
जब विलय हो जाएगा तो एक तरीके से मतलब ब्लडलेस आप ये कहिए कि तख्ता पलट होगा। और इस ऑपरेशन की भनक चाइना तक को नहीं हो पाई, जिसकी सेना सिक्किम के बॉर्डर पे एकदम तैयार खड़ी थी तख्ता पलट करने के लिए। और ये पूरा ऑपरेशन चीन की नाक के नीचे हुआ। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने चीन की बिल्कुल कोई परवाह नहीं की और सिक्किम का भारत में विलय करा दिया। 3000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन भारत में मिलाने के बाद ये काओ साहब ही थे जिसने सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिलाया। काओ साहब ने अपने सहयोगियों को एक किस्सा सुनाया इंदिरा गांधी जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, कि एक बार राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेने इंदिरा जी मेलबर्न गई थी, ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, ये दो दिन हो गए, तो एक दिन उनका जो सिक्योरिटी था वहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सिक्योरिटी मिली थी इंदिरा जी को, तो उनका एक ऑफिसर ने काओ साहब से मिलने की परमिशन मांगी और काओ साहब उनसे मिले, क्योंकि काओ साहब ही इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा देखते थे। तो इनकी मीटिंग हुई तो उस ऑफिसर ने काओ साहब से कहा कि देखिए इंदिरा जी एक महान देश की महान नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और उनकी एक आदत जो है वो उनकी जान का खतरा बन सकती है। इंदिरा जी जब गाड़ी से उतरती हैं तो अपना पर्स और छाता मुझे थमा देती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही एक सबसे बेहतर मौका होता है किसी आतंकवादी के पास किसी को अपना निशाना बनाने का, हमला करने का। तो काओ साहब को उस ऑफिसर की बात समझ में आई और उन्होंने इंदिरा जी को इस बारे में अवगत कराया। इंदिरा जी ने काओ साहब की बात रखी और दोबारा कभी उस ऑफिसर को अपना छाता और पर्स नहीं कराया। काओ साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मिशंस किए जिनको सफलता तक पहुंचाया और उनका योगदान भारतीय इतिहास में बहुत ही मजबूत इतिहास है। कपड़े पहनने के काओ साहब बहुत शौकीन थे। जब भी देखे जाते सूट और टाई में सूटेड बूटेड रहते थे हमेशा। और घोड़ा पालने का उनको शौक़ था। अपने साथियों से कहते थे, यार जितना मेरी सैलरी है उसका आधा तो ये घोड़े पे ही चला जाता है। काओ साहब ने शादी की, उनकी वाइफ का नाम था मालिनी काओ और उनसे एक बेटी हुई उनकी अचला कौर। बहुत ही शर्मीले टाइप के थे हमारे काओ साहब। चूँकि ये कश्मीरी पंडित थे तो 1989 से काओ साहब ने जो अपना पूरा वक्त था वो कश्मीरी पंडितों की गरिमा और सम्मान को बहाल करने में के कार्य में लगा दिया, समर्पित कर दिया, क्योंकि वो एक खुद भी कश्मीरी पंडित ही थी। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के उस समय जो SDECE के खुफिया प्रमुख थे काउंट अलेक्जेंडर, उन्होंने श्री काओ को 70 के दशक के महान खुफिया प्रमुखों में से एक नॉमिनेट किया था। बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन, बहुत ही शर्मीले स्वभाव के काओ साहब। तो दोस्तों, आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया तहे दिल से।
बहुत कम समय में आपने मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का मौका दिया है। इसका मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। प्लीज़ अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। और अगर आप किसी महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या उनके बारे में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।